नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डायरी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं विश्व के घटनाक्रम, कहां हुई कोई अनोखी घटना और क्या रही विदेशी बाजारों की चाल, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इंटरनेशनल डायरी के साथ। तो चलिए जानते हैं विस्तार से खबरों को। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिलकर काम करेंगे। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद दी। दोनों नेता यूरोजोन पर लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देंगे। दोनों नेता 18-19 जून को मैक्सिको के लॉस कैबोस में G20 समूह की सफल शिखर बैठक के लिए भी मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 के 7वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लॉस काबोस पहुंच चुके हैं। मैक्सिको में होने वाले इस सम्मेलन में मनमोहन सिंह मैक्सिको के राष्ट्रपति फेलिपे कोल्ड्रेन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विकसित देशों के समूह G20 बैठक में कई द्विपक्षीय वार्ता का दौर भी चलेगा। आपको बता दें कि इस बैठक में ब्रिक देशों के नेता भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री Rio+20 सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। सम्मेलन में पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन भी शिरकत करेंगी। ग्रीस में दशकों बाद हो रहे चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जमकर पसीना बहाया, खूब जमकर प्रचार हुआ और अंतिम चरण की रैली भी हो चुकी है। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। देखना यह भी होगा कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे ग्रीस को उसके यूरोपीय सहयोगियों के ओर से दिए जाने वाले पैकेज के बदले कड़ी शर्तों को स्वीकार करता है या नहीं। वामपंथी सिरजा और रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी में इस बात को लेकर मतभेद भी बरकरार है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक 2 सदस्यीय खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए अरसलान इफ्तिखार और एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने महान्यायवादी इरफान कादिर को अरसलान रियल स्टेट कारोबारी मालिक रियाज और उसके दामाद सलमान अली खां के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मामले में रियाज ने अदालत में कहा था कि उसने पिछले 3 सालों के दौरान अरसलान की विदेश यात्राओं को प्रायोजित किया था। रियाज ने बताया कि उसने अरसलान को लंदन और मोंटे कार्लो के महंगे होटलों में ठहराया और जुए के नुकसान की भरपाई भी की थी। पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने साल 2001 में दावा किया था कि पाकिस्तान 8 सेकंड में भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। इस बात का खुलासा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के मुख्य सहयोगी कैम्पबेल की डायरी से हुआ है। पाकिस्तानी जनरल की ओर से परमाणु हमले की धमकी उस वक्त दी गई थी जब 9/11 हमले के बाद ब्लेयर ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। कैम्पबेल के सामने 8 सेकंड में परमाणु हमले की धमकी 5 अक्टूबर 2001 को इस्लामाबाद में डिनर के मौके पर दी गई। डिनर की मेजबानी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी। कुख्यात आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई मुस्तकीम इब्राहिम कासकर ने दुबई में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसने भारत लौटने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम अपने परिवार वालों को एक एक कर भारत भेजना चाहता है और ये सरेंडर भी शायद उसी नीति का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का दूसरा भाई इकबाल कासकर दुबई के रास्ते भारत आ चुका है। हालांकि किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है और माना यह जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जारी अमेरिकी लड़ाई और पाकिस्तान पर बढ़ रहे दबाव के कारण दाऊद ऐसा कर रहा है। और उधर शेयर निवेश मामलों में धोखाधड़ी करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में न्यूयॉर्क की अदालत ने रजत गुप्ता को दोषी करार दिया है। गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को 6 में से 4 आरोपों में मुजरिम करार दिया गया। भारतीय मूल के रजत गुप्ता पर पिछले 3 हफ्तों से सुनवाई चल रही थी, जिसमें 12 सदस्यों की ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया है।
रजत गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने श्रीलंकाई मूल के अरबपति हेज फंड मैनेजर राजारत्नम को गैर कानूनी तौर पर गोल्डमैन सैक्स और बर्कशायर जैसी कंपनियों की खुफिया जानकारी दी थी। और भारतीय समाजसेवी अन्ना हजारे को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए ब्रिटेन की संसद 17 जुलाई को उन्हें फनर ब्रुकवे मेडल से सम्मानित करेगी। अन्ना वहां की संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन पर भाषण भी देंगे। विपक्षी लेबर पार्टी की ओर से उनके सम्मान में अलग से एक कार्यक्रम भी रखा गया है। म्यांमार की लोकतांत्रिक समर्थक नेता आंग सान सू की ने 21 साल बाद आधिकारिक रूप से नोबेल पुरस्कार हासिल कर लिया। अपने देश में राजनीतिक लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर जुटा सैन्य शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाली सूची को साल 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन अपने घर में नजरबंद होने की वजह से सूकी को ये पुरस्कार अभी तक नहीं दिया जा सका था। आंग सान सू की नोबेल पुरस्कार से संबंधित पारंपरिक संबोधन में अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी उन्होंने किया है। सऊदी अरब के शहजादे और गृह मंत्री रहे नैफ बिन अब्दुल अजीज का शनिवार को निधन हो गया। सरकारी चैनल और समाचार एजेंसी एसपीए ने निधन के बारे में जानकारी दी। नैफ 79 साल के थे। चैनल के मुताबिक शहजादे नैफ इलाज के लिए हाल ही में विदेश भी गए थे और इसी दौरान सऊदी अरब के बाहर ही उनका निधन हो गया। शहजादा नैफ को कल होली सिटी मक्का में मगरिब की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। तकरीबन 8 महीने पहले ही वो शहजादा बने थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अलग सी खबर। क्या आपने झरने से 150 मीटर ऊपर रस्सी पर चलने के बारे में कभी सोचा है? शायद नहीं। ऐसा सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस हैरत अंगेज कारनामे को एक शख्स ने कर दिखाया। 33 साल के अमेरिकी नागरिक निक वालेंदा ने ये कर दिखाया है कारनामा। वालेंदा ने 5 सेंटीमीटर की मोटी रस्सी पर चलकर 550 मीटर की दूरी को बड़ी हिम्मत और साहस से पार कर लिया। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम नियाग्रा फॉल्स पर जमा हो गया। देखने वालों की सांसें थम सी गई थी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यह अमेरिकी शख्स एक पतली सी रस्सी पर चलता हुआ नियाग्रा फॉल्स को पार कर रहा है। रस्सी पर वालिंदा को हवाओं और भारी फुहारों का सामना तो करना ही पड़ा और यह खतरनाक स्टंट करने से पहले वालिंदा को अपना पासपोर्ट कनाडा के अधिकारियों को सौंपना पड़ा है। ब्रिटेन के एक स्कूल ने लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। नॉर्थम्पटन शहर स्थित मॉल्टन स्कूल ने अपने यहां पढ़ने वाली बच्चियों से स्कर्ट की बजाय ढीली पतलून पहनने के लिए कहा है। इस बारे में स्कूल के प्रधानाध्यापक ट्रेवर जॉन्स ने बताया कि बच्चों में सेक्स के प्रति बढ़ते रुझान को कम करने के मकसद से ही ये फैसला किया गया है। जॉन्स ने यह भी बताया कि कुछ छात्राएं ऐसी स्कर्ट पहनकर आती हैं कि इस स्थिति में उनका क्लास के बजाय नाइट क्लब में होना ही उचित रहेगा। स्कूल के नियम के मुताबिक लड़कियां घुटने या फिर उससे नीचे तक स्कर्ट पहने। स्कूल की वेबसाइट पर भी इस नियम की जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए ऐसा फैसला करना पड़ा है। ये व्यवस्था सितंबर से शुरू हो जाएगी। समाचार पत्र डेली मेल के मुताबिक स्कूल ने कहा है कि अगर छात्राएं इस फैसले को नहीं मानती हैं तो उन्हें पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाएंगे या फिर उन्हें घर पर ही भेज दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अमेरिकी बाजारों की। खत्म कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 115 अंकों की तेजी के साथ 12,767.17 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स भी 1% की बढ़त के साथ 1,342.83 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब हुआ। बात अगर नैस्डैक की जाए तो 1.29% के उछाल के साथ 2,872.80 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। दुनिया के बाजारों की नजरें आज ग्रीस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर लगी हुई हैं। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व की ओर से कुछ राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। ग्रीस चुनाव के बाद
फेड की ओर से कोई ऐलान आने की उम्मीद है और इसी वजह से कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इस हफ्ते डाउ जोन्स में 1.75% की तेजी रही, जबकि नैस्डैक 0.5% मजबूत हुआ। और अंत में आपको दिखाते हैं एक मैजिक शो, किस तरीके से ताश के पत्तों का जादू आपके सिर चढ़कर बोलेगा। एक छोटा सा आपको इसी का नजारा दिखाते हैं। कैमरे में बता। हाँ बस इसको यहाँ बैलेंस कार्ड, इसके ऊपर आपका कार्ड वैसे नहीं निकला तो आपका देखा हुआ कार्ड, इस कार्ड को और दूसरा कार्ड और तो टोटल कार्ड ऐसा अब ये कार्ड इस कार्ड को यहाँ पे लगा पूरा टोटल कार्ड नाइस नाइस। हर कार्ड ओपन करके बता सकते चेंज करना चाहते कार्ड को टोटल 52 कार्ड ऐसा तो इसी के साथ इंटरनेशनल डायरी में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए टू ज़ेड न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।